हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में अपन पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है क्लास 12 के, उसके अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आइए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि चीन की नई आर्थिक नीति ने किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जितना भी ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर लिए हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट देखिएगा और थोड़ा सा अभ्यास करिए इनको लिखने का। एक बार देख लीजिए और देखने के बाद में फिर लिखने का आप जरूर अभ्यास कीजिएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चीन ने जो अपनी नई आर्थिक नीति लागू की थी, उसके बाद में चीन की अर्थव्यवस्था में एकदम से बूस्ट आ गया था। बहुत तीव्र गति से चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी थी। तो किस तरीके से आगे बढ़ी, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि चीन के द्वारा अपनाई गई नीतियों से गतिहीन हो चुकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। दूसरा लिखना है कि कृषि का निजीकरण करने से कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत की मात्रा में वृद्धि हुई और कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर तेज रही। तो जैसे ही इन्होंने जो अपनी आर्थिक नीति थी उसका उदारीकरण किया, चीन की अर्थव्यवस्था एकदम से जो है वो गतिशील हो गई। एकदम से कृषि में, उद्योगों में, मतलब हर क्षेत्र में जो वो बढ़ाव देखने को मिला था। तो इस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा था। आइए करते हैं दूसरा प्रश्न। लिखा है कि भारत और चीन के मध्य अच्छे संबंध बनाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, अब जैसे फिलहाल कोई स्थिति दोनों देशों के बीच में बेहतर नहीं है और लगातार स्थिति जो है एक प्रकार से कटुतापूर्ण बनी हुई है। तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए आप क्या 2 सुझाव दे सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही बनेंगे प्रश्न, मतलब क्रिएटिविटी आप में कैसी है ये जानने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, तो उस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो आपको लिखना है कि भारत और चीन के मध्य अच्छे संबंध बनाने हेतु 2 सुझाव निम्नलिखित है। अब देखिए, ये तो भारत और चीन के बारे में हो सकता है, भारत बांग्लादेश के बारे में पूछ ले, भारत पाकिस्तान के बारे में कह दिया जाए, किसी और राष्ट्र के साथ भारत के अच्छे संबंध बनाने पर जो है वो सुझाव आपसे मांगे जा सकते हैं। तो अगर चीन और भारत की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विवादित मामलों पर आपस में सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि दोनों देशों के प्रमुख नेताओं का एक दूसरे के देश में आना जाना रहना चाहिए, ताकि वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। एक दूसरे के साथ जो है वो वार्तालाप जारी रहना चाहिए, ताकि विवादों को का समाधान हो सके और अच्छे संबंध जो है वो बनाने में कुछ जो है वो थोड़ा सा सहयोग मिल सके। तीसरा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया था। ये जो अलग अलग जो क्वेश्चन है हमने कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसमें से लिए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट आपसे देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको मिलेंगे मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी आपको मिलेगी। आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, क्योंकि 40% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी रहेंगे और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो देने से आपकी 40% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चन है इसका अभ्यास हम लगातार यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक, बिल्कुल हम इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। और इसके अलावा बाकी जो आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, इन सब का भी अभ्यास करते हैं हम। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लेकर के आएंगे लगातार एग्जाम तक। साथ ही साथ एग्जाम के दौरान जो आपका पेपर होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन बाकी सब्जेक्ट देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये पूछा है कि भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया था। आपको याद होगा शीत युद्ध के दौरान एक तीसरा एक मंच जो है वो विश्व के सामने उपस्थित हुआ था, जिसे गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या किया था कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का एक मौका दिया था, अलग रहने का एक मंच दिया था, ताकि वो किसी भी गुट में जो है उन्हें शामिल नहीं होना पड़े। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, NPT तथा LTBT का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, याद रखिएगा। NPT, N का मतलब होता है
नॉन पी का मतलब होता है प्रोलिफरेशन और टी का मतलब होता है ट्रीटी। तो एक बार फिर से अपन देखेंगे, थोड़ा सा एनपीटी है बट थोड़ा सा ये आगे पीछे रहेगा इसका। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि, और इंग्लिश में जब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। याद करिएगा, थोड़ा सा अटपटा है, उल्टा सीधा है। एनपीटी, एनपीटी का मतलब होगा ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और दूसरा वर्ड है एलटीबीटी, एलटीबीटी, एल फॉर लिमिटेड, टी फॉर टेस्ट, बी फॉर बैन एंड टी फॉर ट्रीटी। ठीक है ना, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये दोनों के संक्षिप्त नाम है, इनके आप इनका जो फुल फॉर्म है इसकी वो याद कर लीजिएगा, हिंदी में भी इसे याद कर लीजिएगा, और अगर प्रश्न आता है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला 5वां प्रश्न है, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाले किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। शीत युद्ध के दौरान जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके जो संस्थापक 4 जो सदस्य राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे, आपको 4 देशों के नाम लिखने। तो आप लिखेंगे भारत, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया। ठीक है, ये चारों नाम आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे सुकर्णो, याद रखिएगा। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत ही सक्रिय एक सदस्य रहे थे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, अब थोड़े हम क्या करेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न भी करेंगे, अति लघुतरात्मक के साथ साथ में निबंधात्मक भी करेंगे। तो ये बड़ा प्रश्न है, आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार क्रियान्वित किया है। ऐसे बड़े प्रश्न आएंगे तो आपको लिखना है कि यूरोपीय संघ के राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, यूरोपीय संघ 2016 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व व्यापार में इसकी सहभागिता अमेरिका से 3 गुना अधिक है। इस कारण यह अमेरिका तथा चीन से व्यापारिक विवादों में पूर्ण रूपेण दादागिरी के साथ बात करता है। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उसका विश्व बाजार में उसका दबदबा रहता है। तो ये अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, साथ ही साथ चीन की जो अर्थव्यवस्था है, उनसे भी जो है वो काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है, मजबूत है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि चूंकि यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और कई देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में सम्मिलित हैं, इस वजह से यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। अब देखिए भाई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य होता है उसके पास वीटो का पावर होता है, आप सब जानते हैं, और वीटो का पावर जिसके पास होता है वो उसकी हर नीति को प्रभावित कर सकता है, यूएनओ की हर नीति को, हर फैसले को प्रभावित कर सकता है। तो इनके पास तो 2 स्थायी सदस्य हैं, निश्चित रूप से ये जो है वो विश्व स्तर पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और देखेंगे इसके बारे में, आप लिखाएंगे, तीसरा पॉइंट लिखना है कि सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात सबसे अधिक है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका दुनिया में दूसरा स्थान है। मतलब हर दृष्टिकोण से देखिए, आप व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक शक्ति के दृष्टिकोण से देखिए, सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से देखिए, हर दृष्टिकोण से यूरोपीय संघ जो है वो आज विश्व में काफी मजबूत संगठन है। और चौथा पॉइंट लिखना है कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ राजनीतिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी अपनी विदेश और रक्षा नीतियां हैं जो अनेक अवसरों पर परस्पर एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मन और फ्रांस इस हमले के विरुद्ध थे। तो ये कुछ ऐसे विवाद हैं जिसमें आपसी देशों के कुछ हित अवश्य टकराते हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है वो काफ़ी सफल रहा है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में। और इसी के साथ इस वीडियो में तो हम इतना ही करेंगे, लेकिन इसी जो हमारी ये सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और जल्दी मिलेंगे।